जय हिंद डियर स्टूडेंट। फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक जो करने वाले हैं उसका नाम है मैग्नेटिक स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल। बेटे, जब कभी भी आपसे पूछा जाता होगा कि पोटेंशियल जो है ना वो स्केलर है कि वेक्टर है, तो आपका जो जवाब रहता होगा वो ये रहता होगा कि वो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन आप याद रखो कि हमने सिर्फ पोटेंशियल की बात की है और आप स्केलर बता रहे हो, तो आपका जो जवाब है वो भी गलत है और मेरा जो क्वेश्चन है वो भी गलत है। अगर मैंने पोटेंशियल कही है तो मुझे एग्जैक्टली कहना चाहिए कि कौन सा पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल। हमें उसके आगे उसका रेफरेंस बताना होता है कि कौन सा पोटेंशियल हम आप पूछना चाह रहे हो। अगर आप एक मिनट के लिए ये सोच लिए कि मान लो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछ रहे हैं आपसे, तो आपका जवाब सही है कि हाँ एक स्केलर है। अगर आपका सेंस ये है कि हो सकता है कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहे हैं, तब भी आपका जवाब सही है कि चलो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन जब कभी भी मैं मैग्नेट पढ़ा रहा हूँ और मैग्नेट में मैं पूछूँ कि व्हाट इज़ द मैग्नेटिक पोटेंशियल, तो तुरंत आपका जवाब ये नहीं होना चाहिए कि इन विच काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी स्केलर आर वेक्टर। आपका सेंस होना चाहिए कि फिर आप ये बता दो कि मैग्नेटिक पोटेंशियल जो है वो आपका कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। आपका सेंस होना चाहिए ये। तो मैं जब कभी भी आपको पोटेंशियल के बारे में ऐसा इंट्रोडक्शन करवाता हूँ या कोई भी करवाए, तो फिर आपका जवाब कुछ होना चाहिए कि पोटेंशियल किस तरीके का है। तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलूँगा और पोटेंशियल की पूरी स्टोरी समझाते हुए फिर आगे बढ़ूँगा। जैसे अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े होंगे, आप क्या पढ़े होंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा मैं और बताऊं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। जैसे आपके पास ये चार्ज है, तो चार्ज आप जानते ही हैं दो तरीके का होता है, एक डाइवर्जिंग नेचर का होता है, कन्वर्जिंग नेचर का होता है। मैंने यहाँ पर डाइवर्जिंग नेचर का एक चार्ज लिया है। इट मीन्स दैट कि मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं बाहर की ओर, ऐसे रेडियली आउटवर्ड निकलती हैं। तो मैंने भी एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सपोज कर ली कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। यानी कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चलती हैं उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। अगर मैं कहूँ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। लेकिन मैं अगर पूछूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, तो फिर आप बोलोगे कि ये डिस्टेंस तो r1 है और ये जो डिस्टेंस है ये r2 है। तो आप कहोगे कि पॉइंट, अगर मैं इसको a नाम दे दूँ, इसको b नाम दे दूँ, तो कहोगे a पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैं मान लेता हूँ कि मैग्नीट्यूड EA है, और B पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड मैं मान लेता हूँ कि EB है। तो आप तुरंत बोलोगे कि EA जो है वो ग्रेटर देन EB है इन मैग्नीट्यूड। क्या बोलोगे? इन मैग्नीट्यूड, इन मैग्नीट्यूड, इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये आप बोलोगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो आप बोलोगे कि डायरेक्शन इसका क्या है, डायरेक्शन इसका क्या है, फिक्स है। डायरेक्शन क्या है इसका? फिक्स्ड है। आप तुरंत यही बोलोगे कि डायरेक्शन इसका फिक्स है। अच्छा, किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पकड़ लो और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर देखोगे तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ वेरिएशन होने से आप उसकी मैग्नीट्यूड को देखोगे चेंज होगा, बट डायरेक्शन स्टिल कांस्टेंट, अभी भी कांस्टेंट ही रहने वाला है डायरेक्शन। तो अब आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज, कभी भी आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज एंट्री करे, चाहे वो इस डायरेक्शन में एंट्री करे चार्ज, वो चाहे इस डायरेक्शन में एंट्री करे, चाहे किसी थीटा एंगल पर एंट्री करे, चाहे वो किसी थीटा एंगल पर एंट्री करे, चाहे वो परपेंडिकुलर एंट्री करे, कभी भी कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रोटेशनल प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। इट मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कंजर्वेटिव नेचर की होती है, इसलिए वो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक रोटेशनल मोशन की या रोटेशनल प्रॉपर्टी शो नहीं करती है। तो हम यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी भी हम लिख देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि वो कंजर्वेटिव होती है, कंजर्वेटिव होती है
और कंजर्वेटिव होने के साथ ही हम ऐसा कह सकते हैं कि रोटेशनल प्रॉपर्टी भी शो नहीं करती है। तो रोटेशनल प्रॉपर्टी भी शो नहीं करती है। अब अगर रोटेशनल प्रॉपर्टी नहीं शो करती है तो हम एक चीज़ जानते हैं कि उस किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो रोटेशनल प्रॉपर्टी शो नहीं कर रही हो तो उसका कर्ल जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जिसका कर्ल जीरो है तो हम ये बोल सकते हैं कि फिर उसका ग्रेडियंट क्या होगा। जैसे ये है डेल क्रॉस ई लिखा है, तो इसका अगर मैं ग्रेडियंट लिखूं तो इसका ग्रेडियंट हमें लिखना पड़ेगा डेल वी, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ वी और इज इक्वल टू ई। अगर मैं कहूँ कि ये इसका कर्ल जीरो है, जैसे एफ़ का कर्ल जीरो है, मैं ऐसा कह सकता हूँ ऐसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का कर्ल जीरो है, तो मैं लिख सकता हूँ कि एफ इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू, ऐसे लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में बता रहा हूँ, ये इसको आप पढ़ भी चुके होंगे और मैंने भी बताया है इसको, ठीक है। तो जो रोटेशनल प्रॉपर्टी शो नहीं करता है फिर उसका कर्ल जीरो होता है, और जिसका कर्ल जीरो होता है उसको नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ वी यानी कि पोटेंशियल या नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ, अगर फोर्स है तो पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लिख लेते हैं। चलो अब इसका मीनिंग भी समझ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये कहना चाह रहा है कि कोई भी चार्ज अगर स्ट्रेट लाइन में मतलब अगर यहाँ पर जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और कोई भी चार्ज अगर ऐसे आता है, किसी एंगल पर आता है, इसकी डायरेक्शन में आता है, अपोजिट डायरेक्शन में आता है, परपेंडिकुलर आता है, किसी भी डायरेक्शन में आता है, तो इसका यही मतलब हुआ, कर्ल ऑफ ई जीरो होने का ये मतलब हुआ कि कोई भी चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो या तो ये चार्ज अट्रैक्ट होगा या ये चार्ज रिपेल होगा, लेकिन किसी भी तरीके से चाहे वो अट्रैक्ट हो चाहे वो रिपेल हो वो रोटेशनल मोशन नहीं शो करेगा, एक स्ट्रेट लाइन का मोशन ही शो करेगा, कभी भी वो रोटेशनल मोशन शो नहीं करेगा। इसका यही मतलब हुआ। इट मीन्स दैट आप यहाँ फिर से अगेन मैं लिख रहा हूँ कि यह एक कंजर्वेटिव है, या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कंजर्वेटिव नेचर में होता है, जो कंजर्वेटिव नेचर में होता है। क्योंकि इसका कर्ल जीरो है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये भी देखा आपने कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, वो सेम है। चलो यही सारी प्रॉपर्टी हम एक बार मैग्नेटिक फील्ड में देख लेते हैं, फिर हमको पूरा का पूरा अप्रोच पता चल जाएगा कि ये जो हेडिंग लिखा है इसकी मीनिंग क्या है। मैं चाहता तो डायरेक्ट मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल पढ़ा देता या डायरेक्ट पढ़ा देता मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, लेकिन मैं एक थॉट देना चाह रहा हूँ, एक विजन आपको कॉन्सेप्ट एक डेवलप करना चाह रहा हूँ कि आप ये समझ पाएँ कि ये कॉन्सेप्ट आया कैसे, ठीक है। अब आ जाते हैं मैग्नेट पर। तो मैग्नेट पर अगर हम आ जाएं तो एक मैग्नेट लेते हैं और मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। वी नो दैट कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट अ साउथ पोल, एंड इनसाइड द मैग्नेट इट विल बी मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ स्ट्रेट लाइन। इट मीन्स दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ क्लोज लूप लाइक दिस। ये इस तरीके से क्लोज लूप बनेता है, बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर और अंदर मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर चलता है। और किसी भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को यहाँ भी पकड़ कर रख लो, जैसे यहाँ पर किसी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर आपने देखा कि दो डिफरेंट पॉइंट पर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट था। यहाँ पर आ जाओ और इस पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो मैग्नेटिक फील्ड देखने के लिए इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे और वो टेंजेंट बताएगा कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। लेकिन इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर जब आप इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को देखेंगे तो यहाँ पर फिर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा और ये टेंजेंट देखोगे तो इधर जा रहा है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि हमारे मैग्नेट से इसका डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली, इसका डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, यानी कि आर भी चेंज हो रहा है, R1 से R2 हो रहा है, या हम ऐसे कह दें कि इसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है, और पोजीशन के चेंज होने की वजह से यू नो वेरी वेल कि पोजीशन मैग्नेटिक फील्ड पर इफेक्ट डालती है, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा।
तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। और यू नो वेरी वेल कि एक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर भी हमने लिया है और एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर भी हमने लिया था। इस केस में भी दोनों जगह पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर डायरेक्शन भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ आर चेंज, एक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली आप कि यहाँ चेंज हो रहा है। अब आप ये पाते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे फील्ड के अंदर जब कभी भी कोई चार्ज एंटर करता है, ऐसे फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज एंटर करता है, तो अब ये डिपेंड करता है कि वो चार्ज किस तरीके से एंटर कर रहा है। अगर वो चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के इसी डायरेक्शन में एंटर करता है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगने वाला है, या इस फील्ड के अंदर ऐसे चार्ज एंटर कर रहा है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगने वाला है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड से जैसे ही किसी एंगल पर एंटर करता है, थीटा एंगल पर या परपेंडिकुलर ऐसे कोई चार्ज एंटर करता है ऐसे, तो फिर उस पर एक फोर्स लगने लगता है। और ड्यू टू दिस फोर्स द पाथ ऑफ द चार्ज इन दिस मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी पाथ वो ट्रेस कर सकता है। अगर वो परपेंडिकुलर एंट्री किया है तो सर्कुलर पाथ पर जा सकता है, किसी एंगल पर एंटर किया है तो किसी भी ट्रेजेक्ट्री को वो ओबे कर सकता है। इट मीन्स दैट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज रोटेशनल प्रॉपर्टी को शो करता है। जब रोटेशनल प्रॉपर्टी को शो करता है, प्रॉपर्टी को शो करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि फिर ऐसे फिजिकल क्वांटिटी का अगर हम कर्ल निकालें, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी का अगर हम कर्ल निकालें तो वो कर्ल क्या होगा, हमारा जीरो नहीं आएगा। देखो यहाँ पर तो ये रोटेशनल मोशन शो ही नहीं कर सकता है इस केस में। तो इस केस में ऐसा भी हो सकता है कि इसका कर्ल भी जीरो भी हो जाए, और जब किसी एंगल पर जाएगा तो हम देखेंगे कर्ल उसका जीरो नहीं होगा। इसका ये मतलब हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कंजर्वेटिव नहीं होता है नेचर में, कंजर्वेटिव नहीं होता है नेचर में। और जब कंजर्वेटिव नेचर में नहीं होता है, कंजर्वेटिव नेचर में नहीं है, तो फिर दो केस बनेंगे हमारे, एक केस ये बनेगा और एक केस ये बनेगा। ठीक है, दो केस हमारे बनेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने देखा कि अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड हमारा बदल रहा था लेकिन डायरेक्शन फिक्स था। इसलिए डायरेक्शन के फिक्स होने की वजह से अगर हम इस डायरेक्शन में चलते जाएंगे तो केवल हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होगी लेकिन डायरेक्शन फिक्स रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप इस केस में देखेंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, बिकॉज ऑफ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो जहाँ पर डायरेक्शन कांस्टेंट है, जहाँ पर डायरेक्शन कांस्टेंट होगा उसके लिए स्केलर पोटेंशियल डिफाइंड होगा। जहाँ पर डायरेक्शन कांस्टेंट होगा, देखो डायरेक्शन जहाँ पर कांस्टेंट होगा उसके लिए स्केलर पोटेंशियल डिफाइंड होगा, और जहाँ पर डायरेक्शन चेंज होगा उसके लिए वेक्टर पोटेंशियल डिफाइंड होगा। इसका ये मतलब हुआ कि आपसे मतलब ये कहा जा रहा है कि मैग्नीट्यूड यहाँ पर चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड का। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का चेंज हो रहा है, और इस डायरेक्शन का जो फैक्टर यहाँ पर रोटेशनल, ऐसा कह सकते हैं कि रोटेशनल फैक्टर जो यहाँ पर छुपा हुआ है, इसी वजह से दो पोटेंशियल होता है इसके पास, स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल। आप ऐसा समझ सकते हैं, स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल। तो आई होप इस लेक्चर में इतना तक आप समझ गए होंगे कि स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पर। तो इस पूरे लेक्चर का यही हमारा सिनेरियो था। बाकी हम इसका जो डेरिवेशन है और डिटेल इसका एक्सप्लेनेशन है हम दूसरे लेक्चर में करेंगे। यहाँ पर तो मैं सिर्फ ये समझाना था कि स्केलर पोटेंशियल क्यों होता है और वेक्टर पोटेंशियल क्यों होता है। एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको कि जब कभी भी डेल क्रॉस बी, इसका तो यहाँ तक हो गया, अब यहाँ से हम चल रहे हैं। तो डेल क्रॉस बी अगर आप निकालते हो और म्यू नॉट जे ये होता है, और जे की वैल्यू जीरो नहीं है, इफ़ जे की वैल्यू जीरो नहीं है, तो जे की वैल्यू जीरो नहीं है तो इसके लिए वेक्टर पोटेंशियल डिफाइंड होगा। किसके लिए, इसके लिए हम क्या डिफाइंड करेंगे, इसके लिए वेक्टर पोटेंशियल डिफाइंड होगा, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, ये याद रखना, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल डिफाइंड होगा। और जब कभी भी इसकी वैल्यू डेल क्रॉस बी की वैल्यू यहाँ पर जीरो हो जाए, यानी कि मैं ये कहूँ कि इफ़ जे इज इक्वल टू जीरो, तब इसके लिए स्केलर क्या डिफाइंड होगा, तब इसके लिए स्केलर पोटेंशियल डिफाइंड होगा,
स्केलर पोटेंशियल, यानी कि मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल की बात हो रही है, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल डिफाइंड होगा। और एक चीज़ मैं ये भी जानता हूँ कि मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी जो होती है उस एच की जो वैल्यू होती है वो बी अपान म्यू नॉट होता है, यानी बी इज इक्वल टू एच म्यू नॉट एच होता है। ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूँ, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करूँ, तो डेल क्रॉस म्यू नॉट एच इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, और डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे, ये भी हमारा एक इक्वेशन आ सकता है। और यहाँ पर पुट करूँ तो डेल क्रॉस म्यू नॉट एच इज इक्वल टू 0 और डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू 0, ऐसा भी हमको मिल सकता है। ठीक है, तो ये ऐसा भी हमको मिल सकता है। तो इसके लिए डिफरेंट इसके लिए वेक्टर पोटेंशियल, इसके लिए स्केलर पोटेंशियल कैसे डिफाइंड है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। हमारा एम था केवल कि स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल आपको समझाना, और मैं इतना समझता हूँ कि हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए। चलो जो भी हो, इसमें आपको नहीं समझ में आता है फिर आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं उस पर एक नया और सेपरेट लेक्चर भी बना के दे दूंगा। लेकिन मेरा एम ये था कि आपको ये समझा पाऊँ, और नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग इसको इंडिविजुअल लेक्चर के रूप में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा।